नमस्कार सभी बंधुगण को मेरा सादर नमस्कार। आज हम लोग एक 3 दिन की सीरीज़ कर रहे हैं माइंड द मिडलमैन, और इसमें 3 चीज़ के ऊपर हमारी चर्चा होगी, क्योंकि विज्ञान ने बहुत प्रगति की पर अभी तक विज्ञान 3 चीज़ों के फंक्शन को ठीक से नहीं समझ पाई है। ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, मन के बारे में जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, और चेतना के बारे में जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये 3 चीज़ों के बारे में अभी तक विज्ञान सही ढंग से समझ नहीं पाई है। तो इन तीनों का जो साइंस है, इसको लेकर विज्ञान ने भी एक साइंस की ब्रांच खोली है जिसको कॉग्निटिव साइंस कहते हैं। उसमें केवल इन 3 चीज़ों पे स्टडी हो रही है, पर तब भी विज्ञान इसको पूरी तरह समझ नहीं पाई है। और एक्चुअली ये जो साइंस है, ब्रेन, माइंड और कॉन्शियसनेस की साइंस, बुद्धि, मन और चेतना की जो विज्ञान है, ये अध्यात्म विज्ञान है। इसका जितना स्पष्ट और सही ढंग से अध्यात्म समझाता है, इसको विज्ञान नहीं समझा सकता। तो सज्जनों, हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है। हम आज मस्तिष्क के ऊपर चर्चा करेंगे, कल मन और माइंड के ऊपर चर्चा करेंगे, और तीसरे दिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन को परफेक्टली कैसे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उस विषय पे हम करेंगे। तो बाइफर्केशन 3 दिन हमारा हो गया। शुरू करने से पहले मैं अपने जीवन की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि थ्योरी अपनी जगह होती है, अपने जीवन का अनुभव अपनी जगह होता है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो लाइफ का होता है, वह बिल्कुल सटीक होता है। सचमुच जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो हम साइंस के स्टूडेंट, और हमारे ज़माने में तो विज्ञान इतना ज़्यादा प्रगति भी नहीं किया हुआ था, इसलिए विज्ञान भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। कहता था बिल्कुल अंधविश्वास है, लोगों की कल्पना है। हम भी उसी में पल रहे थे, ये मन में लेके बैठे थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये साधुओं का केवल कमाने का धंधा है। लोगों को मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो क्या है कि जीवन में भगवान के प्रति 1% भी विश्वास नहीं था। ऐसे जीवन बीत रहा था। पर कोई घटनाएं ऐसी होती है जो जीवन को मोड़ देती है। भगवान बुद्ध के जीवन में जब घटना आई, उन्होंने एक रोगी को देखा, एक मरे हुए आदमी को देखा, तो उनके अंदर बुढ़े को देखा। तो जब उनको पता लगा कि एक दिन मैं भी बुढ़ा होऊंगा, एक दिन मुझे भी रोग लगेंगे, एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी, तो उनके अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि ये 3 जो क्लेश है, इस पे विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है। और उस घटना ने उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो ऐसे सज्जनों, जीवन में कोई ना कोई घटना होती है हर एक के जीवन में। हम कॉलेज पढ़ रहे थे कलकत्ता में, जिसका आजकल कोलकाता कहते हैं। एक दिन पिक्चर देखने गए, और पिक्चर थी गाइड, देवानंद की पिक्चर। आजकल तो वो पिक्चर का नाम आप लोगों ने किसी ने सुन रखा होगा। उसमें अंत में आत्मा को शरीर से निकलते हुए दिखाते हैं कि देवानंद की आत्मा निकल रही, शरीर वहाँ पर, शरीर कह रहा है मत जाओ मत जाओ, कह रहा है मैं कितने आनंद में जा रहा हूँ। अब हम आत्मा को नहीं मानते थे, सब कुछ ईश्वर है ये मान के बैठे हुए थे। अब उस पिक्चर ने मन में प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या सचमुच में आत्मा है या केवल शरीर है। और पता नहीं क्या हुआ, पूरी रात नींद नहीं आई। यही प्रश्न घूम रहा था, उसे पूरी रात मेरी नींद को डिस्टर्ब कर दिया।
आत्मा है या नहीं है। अब कहाँ से आंसर मिले, कौन सेटिस्फाई करे? साइंस के स्टूडेंट को तो प्रैक्टिकल चाहिए। एक दिन 2 दिन इस प्रश्न ने परेशान किए रखा। फिर लॉजिकल ब्रेन ने कहा, सज्जनों, हमारे जो ब्रेन के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट को आप लोग दाबू कहते होंगे गुजराती में, और दाहिने को जमुनू कहते होंगे। 2 भागों में बटा हुआ है। तो जो लेफ्ट ब्रेन है, जो बायां हिस्सा, जो दाबू हिस्सा है, वह लॉजिकल ब्रेन है। तो लॉजिकल ब्रेन में एक आंसर आया कि पहले तुम आत्मा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, पहले ये डिसाइड करो भगवान है कि नहीं है। भगवान है तो आत्मा भी है, भगवान नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। तो प्रश्न थोड़ा घूम गया कि पहले ये जीवन में निर्णय किया जाए कि भगवान है या नहीं है। अब इसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा? ना विज्ञान दे सकती, ना कोई दे सकता। थ्योरेटिकल बड़े बड़े लेक्चर तो कोई भी सुना सकता है। 1-2 दिन इसने भी परेशान किए रखा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जब ज़्यादा परेशान हो गया तो मैंने मन ही मन कहा, मैंने कहा लोग कहते हैं भगवान अंतर्यामी है, तो वो तो सब जगह सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा होगा। तो मैंने कहा भगवान अगर तुम हो, रिक्वेस्ट की, चैलेंज नहीं, रिक्वेस्ट थी, क्यों मैं परेशान हो रखा था, तुम हो तो ज़रा मुझे प्रूफ कर दो ना कि तुम हो, तब तो मैं तुम्हारे पीछे समय लगाऊं, तुम्हें खोजूं, तुम्हारी सब कुछ करूं। अगर तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद हो? तो अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो मुझे कोई ना कोई घटना या कुछ भी प्रूफ दो जैसे कि आप हो। और बदले में मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ का थोड़ा बहुत हिस्सा तुम्हारे लिए लगा दूंगा, आपके लिए लगा दूंगा। जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं लोगों से शेयर करूंगा, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये प्रार्थना मन ही मन मैंने की। सज्जनों, नेक्स्ट डे से कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी जो इनडायरेक्टली मुझे प्रूव कर रही है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि कोई शक्ति है जो सारे कुछ मैनेज कर रही है। पर वो बात भी अधूरी दिमाग में रही। अब ये हुआ कि भाई जब कोई पूरी तरह जानकारी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे करते कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, यूनिवर्सिटी की परीक्षा नज़दीक आ गई। हम 5 दोस्त मिल के एक कमरे में पढ़ाई करने लगे कि भाई 2 महीने बाद परीक्षा है, अच्छा रिजल्ट लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है। हम 5 दोस्तों में एक दोस्त क्या करता था, 1 घंटा ऐसे आंख बंद करके बैठ जाता था, 1 घंटा शाम को आंख बंद करके बैठ जाता था। हमें अटपटा लगता था। एग्ज़ाम के दिनों में 2 घंटा कितना वैल्यूएबल होता है, आप लोग जो स्टूडेंट सब इस बात को समझते होंगे। अब वह 2 घंटा बर्बाद कर रहा है। हमने कहा, समझाया उसको कि अरे भैया तुम 2 घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये पहली बात तो भगवान नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये साधुओं का केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। और अगर तुमने मानना भी है फिर भी तो एग्ज़ाम के बाद ये सब झमेले कर लेना। अभी एग्ज़ाम के टाइम में 2 घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हो? अनेक प्रकार से समझाया उसको, ना वह हमारी बात सुने, ना हमसे बहस करे, और 2 घंटा रोज़ बर्बाद करे। हमने कहा अब इसकी लाइफ बर्बाद हो गई, ये इसकी ज़िंदगी इसकी बेकार हो गई, ये पता नहीं किस साधु के चक्कर में पड़ गया। करते करते एग्ज़ाम का समय आ गया, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने में 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया। हमारे समय में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 50% में डिस्टिंक्शन आता था, अब भी शायद 60% में डिस्टिंक्शन है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की मार्किंग बहुत टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है भारत में। तो पढ़ने में हम लोग सब ठीक ही थे, सबका डिस्टिंक्शन आया। हमको साथी की चिंता भी थी, पास करेगा ही नहीं करेगा, दोस्ता के दोस्ती होता है।
हम सभी साथियों का डिस्टिंक्शन आया, किसी का 52% था, किसी का 58 था, किसी का 60 था, किसी का 57 था। कर करा के हम सब डिस्टिंक्शन ले आए और हमें यह संतोष था कि हम सब ने डिस्टिंक्शन लाए हैं। आपके और यूनिवर्सिटी में 80% में डिस्टिंक्शन होता है, वहाँ इतनी टफ मार्किंग होती थी, मार्क्स ही नहीं देते थे। तो जब दोस्त का रिजल्ट आया उसमें भी डी लिखा हुआ था, हमने कहा इस बेवकूफ़ को डी कैसे मिल गया, डिस्टिंक्शन कैसे मिल गया। जब मार्कशीट आई तो उसका अराउंड 76% मार्क्स थे। अभी के समझो आप दूसरे हिसाब से 95% हो गए। अब हमारी खोपड़ी घूम गई। एक रूम में पढ़े हैं, एक सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन पेपर है, एग्जामिनेशन सेंटर एक है, सब कुछ एक है। ना नकल की उसने, बगल बगल में बैठ के एग्ज़ाम दिए थे। वो 2 घंटा रोज़ बर्बाद करता था, हम बर्बाद नहीं करते थे। तो उसका रिजल्ट कैसे आया ये हमारी समझ में नहीं आया। हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई तेरा रिजल्ट कैसे आ गया, तू तो पास भी करेगा ही नहीं करेगा, हमें डाउट थे। तो कहा ये 36 को 76 तो नहीं लिखा गया। मजाक भी किया। वो क्या कहता है, अरे क्या बात करते हो, मैं तो अबोव 80% की आशा कर रहा था, मेरा तो कम आ गए मार्क्स। मैंने कहा तुम्हारे 80% आ जाए 2 घंटा बर्बाद करने वाले के। कहता अरे उसी के कारण मार्क्स आए हैं, उसी के कारण मेरी ये मार्क्स आए और अबोव 80% आने थे तो कम आ गए। हमने कहा कैसे हो सकता है, तुम तो 2 घंटा बर्बाद करते थे। बोला मैं बर्बाद नहीं करता था, मैं मेडिटेशन करता था, ध्यान करता था। और ध्यान करके जब मैं उठता था मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होता था कि जो केमिस्ट्री का चैप्टर पहले मुझे 1 घंटे में याद होता था वो मुझे 20 मिनट में याद होने लगा। जो मैथमेटिक्स के, स्टैटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने मुझे आधा घंटा लगता था, मैं 10 मिनट में करने लगा। मेरी एफिशिएंसी, मेरी क्षमता 3 गुना बढ़ गई। तुम लोग दिन भर में जितना प्रिपेयर करते थे मैं उससे 3 गुना प्रिपेयर कर लेता था। और एग्ज़ाम के दिनों तक तो मुझे सब कुछ याद था। तो मेरा मिनिमम 80% आएगा सोचा था, पता नहीं क्यों कम आ गए। अब हमारी खोपड़ी घूमी, क्योंकि हम तो मजाक उड़ा रहे थे। अब हमें भी लगा ये इतना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली क्या चीज़ है, कैसा ध्यान करता है, क्या है वो ध्यान, कौन सा है मेडिटेशन। हमने पूछा भाई तुम किसका ध्यान करते हो, राम का, कृष्ण का, शंकर का, दुर्गा का, जो सुन रखा था हमने। बोला मैं ऐसा ध्यान नहीं करता, मैं जब आंख बंद करता हूँ मैं लाइट देखता हूँ और उस लाइट पे कंसंट्रेट करता हूँ। हमने कहा यार क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, आंख बंद करने से तो अंधेरा दिखता है। आप आंख बंद करके देखिए आपको अंधेरा दिखेगा। हम साइंस के स्टूडेंट कैसे मान लें उसकी बात। बोला तुम लोग की आंख बंद करने अंधेरा दिखता होगा, पर मैं जब आंख बंद करता हूँ मैं प्रकाश देखता हूँ, आई सी लाइट। हमने कहा ये कैसे हो सकता है कि हम आंख बंद करें अंधेरा दिखे, तुम आंख बंद करो प्रकाश दिखे, सिस्टम तो सबके लिए कॉमन है। बोला अरे आप लोगों को पता नहीं, तुम लोगों को हमारे अंदर एक तीसरी आंख है, तुम लोगों की तीसरी आंख बंद है इसलिए तुमको अंधेरा दिखता है। मेरी तीसरी आंख खुल गई है इसलिए मैं जब भी आंख बंद करता हूँ मैं प्रकाश देखता हूँ, मैं लाइट को देखता हूँ और उस पर मैं मेडिटेट करता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ। अब वह साइंस के स्टूडेंट वह ऐसी बात कर रहा है, प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि मैं तो लाइट देखता हूँ। हमने कहा तुमने देखी कैसे लाइट, क्या किया, स्क्रू ड्राइवर से कसा, क्या किया। बोला नहीं, मुझे 2 साधु मिले और उन्होंने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया, मेरी थर्ड आई को खोल दिया और उस दिन से मैं जब भी आंख बंद करता हूँ मैं लाइट देखता हूँ। अब और बोला वो ईश्वर की लाइट है, एनर्जी, जो शक्ति भगवान हमारे अंदर उसका रूप है ये। भगवान लाइट रूप में हमारे अंदर है। अब सज्जनों मुझे वो बात याद आ गई कि मैंने कहा था कि भाई तुम हो तो तुम्हारा कोई प्रूफ चाहिए। अब मैंने कहा वो जो साधु हैं या चले गए। बोला जी है, अभी उस समय आश्रम नहीं था कलकत्ता में, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा कहाँ है। बोले एक सत्यनारायण करके है, आप वो खामगांव शिफ्ट हो गए,
सत्यनारायण अग्रवाल के घर में 2 साधु थे, वो साधु ठहरे हुए हैं नूतन बाजार में। उसने मुझे एड्रेस दिया। हम 2 दोस्त गए देखने के लिए है क्या ये, क्योंकि दोस्त झूठ बोलने वाला भी नहीं लग रहा था। रिजल्ट आ रखा है, ब्रेन को इतना पावरफुल बनाने वाली क्या चीज़ है, हमें भी एक जिज्ञासा हो गई थी। गए तो सचमुच वह 2 साधु थे, जिनमें एक थे महात्मा रामानंद जी, अब तो वह नहीं रहे संसार में। एक और महात्मा जी थे। हमें देखा, हमने नमस्ते किया, बोले भैया आप लोग क्यों आए हो, बोलो क्या काम है। हमने कहा हमने सुना आप लाइट दिखाते हो, हम उस लाइट को देखने आए हैं। अब हमें तो धर्म कर्म शास्त्र का कुछ भी तो पता नहीं था, क्योंकि कभी सुना ही नहीं, कभी ना पढ़ा ना सुना, उन संस्कारों में पले नहीं थे। बोला आप किस धर्म को मानते हो, किस भगवान को मानते हो। हमने कहा जी हम तो नास्तिक हैं, हम तो भगवान को नहीं मानते। लेकिन हमारे दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई तो हम भी इंटरेस्टेड हैं कि वो एक कैसी अंदर भगवान की लाइट है जिसका कंसंट्रेट करने से ब्रेन पावर बढ़ता है, मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ता है। हमारे चेहरे की तरफ देखा उन्होंने, और पता नहीं अब क्या आया वो तो प्रभु जाने। बोला अच्छा कल सुबह 7 बजे आ जाना, नहा धो के एम्प्टी स्टोमक, और हम आपको सिखा देंगे। हम सुबह पहले चले गए, नहा करके हमारे जहाँ रुके हुए थे वहाँ से 2 किलोमीटर था, ट्राम चलती थी कलकत्ता में, आजकल तो बंद हो गई। पहुँच गए वहाँ पर हमें पता नहीं था कुछ से, वो भी ले जाना चाहिए। हम जाके पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हो गए। अब महात्मा रामानंद जी तो थोड़ा विचित्र टाइप के थे। उन्होंने देखा ये लड़के, इनको कोई अक्ल नहीं, कोई समझ नहीं, पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हैं, ना तो प्रणाम करना है, ना कोई फल प्रसाद कुछ लेके आए। ऐसों को सिखा के फ़ायदा क्या है। हमें कहा कि आप लोग निकल जाओ, दूसरे कमरे में बैठो। हमको अलग कमरे में भेज दिया। अब हम समझ गए कि ये हमको नहीं सिखाने जा रहे, गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ ये भी नहीं पता। इतने पहले दिन जो महात्मा जी मिले थे वो मिल गए। हमने सारी बात रखी। वो पूछने लगे भाई क्या हुआ, इन्होंने क्या गलती कर दी। उनकी जो बात हो रही थी हम समझ गए। हमने कहा महात्मा जी तो हमारी गलती नहीं है स्वामी जी। तब तो महात्मा जी कहाँ कहते थे, तब तो स्वामी जी कह रहे थे। हमने कहा स्वामी जी हमारी गलती नहीं है। आपने कहा सुबह 7 बजे नहा धो के आ जाना, हम आ गए। आप कहते फल प्रसाद लाना है, तो मैंने कहा हम फूल कटरा में रहते हैं, उसके नीचे फूल की 30-40 दुकानें हैं, फूल खरीद लेते। सामने मोछा बाजार की फल पट्टी है, फल खरीद लेते, लेके आ जाते। फाइनेंशियली हमको प्रॉब्लम है नहीं तो हम तो ले आते। आपने तो कहा नहीं, आपने कहा सुबह 7 बजे नहा धो के आ जाना, हम आ गए। तो गलती हमारी कहाँ है। और प्रणाम करने के लिए आप बोलो यहाँ पर प्रणाम का नाम कर देंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो बिल्कुल नए हैं। अब उनको अंदर से क्या बोला, अरे दे दो करके हमको वापस उस कमरे में भेज दिया। तब भी सज्जनों मन में क्वेश्चन था कि ये अंदर लाइट कैसे दिखती है, क्या कैसे संभव है। पर सज्जनों जब उन्होंने साधना में बिठाया, अंदर उस प्रकाश को देखा, वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आश्चर्य लगा कि सचमुच में अंदर देख सकते हैं भगवान को। भगवान मानने की चीज़ नहीं है, अनुभव करने की चीज़ है। पानी को मानने से प्यास नहीं मिटेगी, पानी पीना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। खाने को प्रैक्टिकल खाना पड़ता है। भगवान को हम मानते हैं सज्जनों। कितनी बड़ी आज समाज के अंदर एक वह ये भ्रम फैला हुआ है। भगवान मानने की चीज़ नहीं है, भगवान एक्सपीरियंस करने की चीज़ है, कनेक्ट करने की चीज़ है। हमको विवेकानंद का उदाहरण लेना चाहिए। विवेकानंद जी को जब ऐसी इच्छा हुई कि भगवान क्या है, भगवान को मैं भी जानना चाहता हूँ, अगर भगवान है तो बड़े बड़े विद्वानों के पास गए। उसमें ब्रह्म समाज का बोलबाला था। ब्रह्म समाज के बड़े बड़े विद्वान थे जो घंटों ब्रह्म के ऊपर, भगवान के ऊपर लेक्चर देते थे। स्वामी विवेकानंद उनसे प्रभावित भी हुए और उनके पास गए और एक प्रश्न किया कि आप जिस ब्रह्म की, भगवान की चर्चा कर रहे हो, क्या आपने देखा है और मुझे दिखा सकते हो। सज्जनों सबने कहा हमने पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा ये तो तुम्हारी थ्योरी हो गई, मैं थ्योरी से संतुष्ट नहीं होऊंगा। अगर भगवान है तो मुझे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए।
ऐसे करते करते सज्जनों उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति रहता है, पुजारी है बेलूर मठ में, जिसको लोग पागल पुजारी कहते हैं, नाम उसका गदाधर है, और पर वह भगवान को देखने दिखाने की बातें करता है। तो वहाँ गए और यही प्रश्न किया उन्होंने, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, विवेकानंद जितना नज़दीक से मैं तुझे देख रहा हूँ उससे भी नज़दीक से मैंने भगवान को देखा है और तुझे दिखा सकता हूँ। और सज्जनों, जब विवेकानंद को एक्सपीरियंस दिया हुआ है, वो सारे विश्व में उन्होंने उस ज्ञान का टंका बजा दिया, अपने गुरु महाराज की महिमा फैला दी। तो जब अंदर अनुभव किया और कमरे में वापस आके प्रैक्टिस की, तो सचमुच कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। अच्छा लगा कि चीज़ तो कुछ है, विचित्र है। प्रैक्टिस करने लगे, पर उसके बाद मैं घर आ गया कालिम्पोंग में। जीवन की कथा आपके सामने रख रहा हूँ, रियल घटना है। अब अनेकों प्रश्न आने लगे लॉजिकल ब्रेन में, भगवान ये संसार क्यों बनाया, मनुष्य जीवन क्या है, अनेकों प्रश्न। पहले दिन प्रश्नों को मैं दिमाग में आने ही नहीं देता था, क्योंकि कहता है ये सब बेकार टाइम वेस्टिंग है, क्यों इसमें दिमाग लगाना है। अब जब उस फील्ड में घुस गए तो सारे प्रश्न आने लगे। अब आंसर कहाँ से मिले? ना छोटा सा शहर हमारा, ना कोई बड़ा विद्वान है जिससे हम आंसर ले लें। होते होते काफ़ी समय बीत गया, पर रोज़ सुबह शाम, क्योंकि इससे मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, उस प्रकाश को देखने में मज़ा आ रहा था। और जो और भी साधना सिखाई थी सब कर रहे थे, यूथ था, लाइफ था, घर में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अपना फ्री लाइफ, पहाड़ का जीवन, मस्ती से सुबह शाम बैठते थे। तो अभ्यास करते करते करीब 15-20 दिन के अंदर अंदर एक घटना घटने लगी। अपने प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर ही मिलने लगा। मैं आपको इस सच बात बता रहा हूँ। अब मजा आया, अचंभा भी लगा। क्वेश्चन अंदर ही आ रहे हैं, आंसर भी अंदर आ रहा है। अरे हमने कहा ये तो बहुत मजेदार साधना है, अंदर ही आंसर दे रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है, कुछ पता नहीं। पर फिर ये प्रश्न आया कि ये सिस्टम क्या है, कौन प्रश्न कर रहा है, कौन आंसर दे रहा है। सज्जनों, उसको समझने के लिए हमने न्यूरोलॉजी पढ़ी। न्यूरोलॉजी कहते हैं ब्रेन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान को अंग्रेजी में, साइंस की भाषा में न्यूरोलॉजी कहते हैं। हमने वो पढ़ी ये समझने के लिए ये क्या सिस्टम है अंदर। तब पता लगा कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं। आपने अखरोट देखा होगा, खाया भी होगा। आपने देखा होगा ना, अखरोट ऐसे होता है, बीच में एक परत होती है, दोनों तरफ 2 हिस्से होते हैं उसके। आप टुकड़े करो तो 2 हिस्से अलग हो जाते हैं। ये अखरोट बिल्कुल हमारे ब्रेन की कॉर्टेक्स की डिज़ाइन है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान ने जो अंग हमारा जैसा है उसके अनुरूप फल बनाए हैं, उसको खाने से उस अंग को फ़ायदा होता है। तो कहते हैं ये मस्तिष्क की नकल है अखरोट खाने से मस्तिष्क तेज होता है। अब ये बात हो भी सकती है सच, कुछ लोग कहते हैं ऐसा होता भी है। तो तब पता लगा इसके 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जिसको आप लोग दाबू और जमनू कहते होंगे गुजराती भाषा में। हिंदी में बाएं दाएं कहते, वो लोग समझेंगे नहीं बोल के मैं अंग्रेजी शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो वो दोनों हिस्से में मैं जब पढ़ा तो पता लगा कि बायां हिस्सा जो है, जो लेफ्ट ब्रेन है, जो दाबू हिस्सा है, वह प्रश्न करता है, वह लॉजिकल ब्रेन है। और जो राइट ब्रेन है वह कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये डबल सिस्टम हमारे अंदर भगवान ने रच रखी है। तो साधना करने से राइट ब्रेन एक्टिव हो रहा था
और क्वेश्चन लेफ्ट ब्रेन कर रहा था, दोनों का कॉम्बिनेशन होके एंजॉय कर रहे थे। तब समझ में आया कि ये गेम की क्या हमारे अंदर कितनी विचित्रता है। सज्जनों, हम सब चाहते हैं हम परफेक्ट लाइफ बिताएं, बहुत अच्छा जीवन बिताएं, हम सब ये आशा करते हैं, पर हमें पता नहीं कि जीवन को बिताना कैसे है। उपनिषदों में एक बहुत अच्छी बात कही है, मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जीवन एक गाड़ी है, इसमें आत्मा जो जिसको हम मैं बोलते हैं, वह आत्मा पैसेंजर है, वह केवल विटनेस करता है, दृष्टा है, वो कुछ नहीं करता। उसकी शक्ति से गाड़ी चल रही है, पर वह स्वयं में कुछ भी नहीं कर सकता, वह बैठा देख रहा है केवल। उस गाड़ी को चलाने की जो काम है वो ड्राइवर कर रहा है। ड्राइवर जितना एक्सपर्ट होगा, जितना उसको रास्ते का सही पता होगा, वो पैसेंजर को सही जगह पहुंचा देगा, और नहीं तो रास्ता गड़बड़ा जाएगा। उसको गाड़ी नहीं चलानी आती तो एक्सीडेंट कर देगा। और प्रॉब्लम ये है कि ड्राइवर की भाषा पैसेंजर नहीं जानता, पैसेंजर की भाषा ड्राइवर नहीं समझता, तो वार्तालाप भी नहीं हो सकता आपस में। एक आदमी फ्रेंच जानता और एक आपका गुजराती जानता हो, तो दोनों कैसे बात करेंगे? एक की लैंग्वेज मेटाफिजिकल है, एक की लैंग्वेज फिजिकल है, तो दोनों की बात हो ही नहीं सकती। तो सारा दारोमदार ड्राइवर पे है, प्लस स्टीयरिंग पे है। अगर ड्राइवर का स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं है, वो स्टीयरिंग को बाएं काटना चाहता है, स्टीयरिंग दाहिने घूम जाए, स्टीयरिंग को लेफ्ट में ले जाना चाह रहा है, स्टीयरिंग राइट में चला जाए, स्टीयरिंग को एक तरफ ले जाना चाह रहा है, स्टीयरिंग मुड़े ही नहीं, टर्न ही नहीं हो, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वह ड्राइवर पहुंचा नहीं पाएगा पैसेंजर को। बिल्कुल यही स्थिति हमारे साथ है। आत्मा पैसेंजर है, ड्राइवर हमारा ब्रेन है, और स्टीयरिंग ये मन है। तो अगर हमने जीवन में मन और ब्रेन के मैकेनिज्म को ठीक नहीं समझा और इसका ठीक उपयोग नहीं किया, तो सज्जनों, आप कुछ भी कर लो, आप जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते, सफल जीवन नहीं बिता सकते। यही तो है। आप ध्यान से कभी स्टडी करो तो हम बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने उसको ऐसा सुनाया, ये कौन बोल रहा है? ये मैकेनिज्म माइंड और ब्रेन का कॉम्बिनेशन था, और क्या है? हम न समझने के कारण मैंने किया कहते हैं, एक्चुअली ब्रेन कर रहा है। ये ब्रेन इतना स्पेशल है व्यक्ति का। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा कि मनुष्य शरीर को और पशु प्राणियों से स्पेशल क्यों बताया गया, क्या विशेषता है मनुष्य शरीर में, अगर आप कंपैरिजन करें मनुष्य शरीर में और बाकी पशुओं के शरीर में, हमसे पशुओं के शरीर ज़्यादा बेटर है। देखने की शक्ति उनमें हमसे ज़्यादा है, सूंघने की शक्ति उनमें हमसे ज़्यादा है, सुनने की शक्ति उनमें हमसे ज़्यादा है, बलिष्ठ ताकत उनमें हमसे ज़्यादा है। हर चीज़ में तो वो हमसे 21 हैं, पर फिर भी क्या कहते हैं, हमारे मरने के बाद कोई चीज़ काम नहीं आती, उनके सब अंग भी काम आते हैं उसके बाद भी। फिर भी मनुष्य शरीर को सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया, क्राउन ऑफ क्रिएशन क्यों बताया? तो जब मैंने स्टडी किया तो पाया एक ही चीज़ है जो मनुष्य में स्पेशल है, वह व्यक्ति का ब्रेन है, मस्तिष्क है। इस मस्तिष्क की संरचना को आप अगर पढ़ोगे, साइंस वाले इस बात को लिखा है अभी साइंस की किताबों में, न्यूरोलॉजी के अंदर में, कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके कंपैरिजन में किसी भी प्राणी का मस्तिष्क नहीं है। बहुत ही स्पेशल डिजाइन किया हुआ मस्तिष्क है। इसमें टोटल 85 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 8,500 करोड़ कोशिकाएं हैं। एक कोशिका में लाखों कनेक्शन करने की क्षमता है आपस में। आप कल्पना कर सकते हैं कितने कनेक्शन हो सकते हैं?
कल्पना से बाहर कनेक्शंस हमारा मस्तिष्क कर सकता है। उस 85 करोड़ में 8,500 करोड़ में हमारे ब्रेन का जो मेन हिस्सा है, जो सोचता है, सारे निर्णय लेता है, उस हिस्से को कहते हैं सेरेब्रम या कॉर्टेक्स। उसका मेन हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं। उसमें 16 बिलियन कोशिकाएं हैं। जो हमारा मेन मस्तिष्क है, जिससे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, निर्णय लेते हैं, वह मस्तिष्क में भी 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं। और विज्ञान ने जब उस पर रिसर्च किया तो क्या पाया, जो अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी कहता है, मैं तो बहुत जानता हूँ, वह मुश्किल से 50 करोड़ भी यूज़ नहीं कर रहा है। सारे मस्तिष्क की क्षमता को हमने डंप करके रख रखा है। ये वैज्ञानिक सच्चाई है सज्जनों, आप इस चीज़ की पता लगा सकते हैं। भगवान ने हमको इतना पावर दिया है, इतना पावर दिया कि अगर हम उस पावर को यूज़ करें तो हमें संसार में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के सामने भी नहीं फैलानी पड़ेगी, उसने पहले दे रखा है पेट भर के। पर उस खजाने को अगर हम काम में न ले, यूज़ न करें, तो सज्जनों गलती किसकी है। एक कथा मुझे बहुत पसंद है कि एक भिखारी एक पहाड़ी गांव में रहता था, और पहाड़ पे टीले जैसे होते हैं, उस पर बैठ करके वह भीख मांगता था। कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया उसको दे देते थे, और उसी पैसे से बेचारा गरीब अपना कुछ खा पी के ज़िंदगी गुजारता था। सारी ज़िंदगी उसने भीख मांग के बिता दी। एक दिन उस भिखारी की मृत्यु हो गई। अड़ोसी पड़ोसी ले जाके उसकी लाश को जला दिया। जब वापस आ रहे थे, हमारे प्रकाश भाई जैसे कुछ समझदार लोग थे, बोले अरे यहाँ इसने गंदगी कर रखी होगी, इतने दिनों से बैठा था, इसकी मिट्टी काट देते हैं थोड़ा सा। तो जब मिट्टी काटने लगे तो अंदर कुछ आवाज़ आई। बोले लगता है इसमें तो कुछ है नीचे। खोद करके देखा, बड़ा सा तांबे का बर्तन सोने की असरफियों से भरा हुआ। अरे बोले कैसा अभागी ये भिखारी था, खजाने पे बैठ के इसने जिंदगी भर भीख मांगी। अगर जहाँ बैठा था उसको जरा सा भी खोल के देखता, कभी मिट्टी थोड़ी सी काटता जैसे हमने काटी, तो उसको एक खजाना मिल जाता, शहर का सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता। कितना अभागा भिखारी था, खजाने पे बैठ के भी उसने भीख मांगी। सज्जनों ये स्थिति आपकी, हमारी, सबकी है। ये मस्तिष्क का जो इतना बड़ा पावर दिया है, जब विज्ञान में, न्यूरोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग चकरा जाता है, क्या कैपेसिटी दे रखी है इसमें। पर हम प्रयोग में नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, उसका भी कारण है। आपके 2 पाँव है, आप देखिए भगवान ने हमको सब चीज़ डबल दी है। हाथ कितने हैं? 2 है। आंखें कितनी है? 2 है। कान कितने हैं? 2 है। नाक के नथुने कितने हैं? 2 है। ओठ कितने हैं? डबल है। सब चीज़ डबल है। किडनी डबल है, फेफड़े डबल है, हर चीज़ डबल दे रखी है। मस्तिष्क भी डबल दे रखा है हमको, ब्रेन भी डबल दे रखा है, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं, जैसे 2 पाँव है ऐसे ब्रेन के भी 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। आप कहीं चल रहे हैं पैदल और आपका एक पाँव काम कर रहा है और एक पाँव काम नहीं कर रहा हो, आप कितनी तेजी से चल सकते हैं? आपको 1 किलोमीटर भी जाना होगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरा पाँव तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। चाहे बायां न करे चाहे दाहिना न करे, पर दोनों पाँव अगर आपके बराबर मजबूत है तो आप मस्ती से चलेंगे, रेस में भाग ले सकते हैं, पहाड़ों पे, एवरेस्ट की चोटी पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोनों पाँव आपके इक्वली स्ट्रांग है, एक्टिव है। सज्जनों इस बात को तो हम समझते हैं, पर सज्जनों कभी आपने इस बारे में जानकारी ली
आपके जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? साइंस ने जब इस पे रिसर्च किया तो क्या पाया? हम लेफ्ट ब्रेन का, दाबू ब्रेन का कुछ हिस्सा यूज कर रहे हैं और जो जमनी ब्रेन है, राइट ब्रेन है, उसका हिस्सा यूज नहीं कर रहे। राइट ब्रेन हमारा 0.5 to 1% एक्टिव है। जो भी एक्टिव है, जितना परसेंट भी, वह बायां, वह लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। हम स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वह सारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, उसके न्यूरॉन्स को सक्रिय करते हैं। दाहिने राइट ब्रेन को, जमनी ब्रेन को एक्टिव करने का कोई फॉर्मूला साइंस के पास नहीं है। तो हम कॉलेज पास करके तो निकलते हैं एक पाँव वाले बन के। अब एक पाँव वाला चलने में क्या मस्ती लेगा, आप ही सोच सकते हैं। लंगड़ाता हुआ, तकलीफ पाता हुआ चलेगा। यही तो हमारे साथ जीवन में हो रखा है। कौन सुखी है बताइए? ना धनी सुखी है, ना गरीब सुखी है, ना नेता सुखी है, ना प्रजा सुखी है, ना विद्वान सुखी है, ना अनपढ़ सुखी है। सब परेशान है। और उसका कारण है अपनी क्षमता को प्रकट नहीं करना। वही भिखारी वाली स्थिति हमारी हो रखी है। खजाना दे रखा है। इस आपने देखिए, मस्तिष्क की नकल करके साइंस ने कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर क्या, आज कंप्यूटर के कारण कितना आपका जीवन सरल हो गया है। कंप्यूटर हमारे मस्तिष्क की छोटी सी नकल है, छोटी सी नकल है। पूरी तरह मस्तिष्क की नकल नहीं है। हमारे मस्तिष्क के बराबर कंप्यूटर बनाना पड़े तो एक आपका पूरे अहमदाबाद शहर जितना बड़ा कंप्यूटर बनाए, वो भी मस्तिष्क के कंप्यूटर की बराबरी नहीं कर सकता। बाद में साइंस ने जब मस्तिष्क को और स्टडी किया तो सुपर कंप्यूटर बनाया। एक कंप्यूटर जो 1 साल में काम करेगा, उसको सुपर कंप्यूटर कुछ घंटों में कर सकता है। इतनी फास्ट कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर में होती है। अंतर क्या है? कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, सुपर कंप्यूटर में कई प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। सज्जनों, हमें भी भगवान ने 2 प्रोसेसर दे रखे हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में। जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे, हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन नहीं बनेगा। लेफ्ट ब्रेन को तो आप स्कूल, लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल ब्रेन है। और ये वास्तव में स्पेशल ब्रेन बना के दिया है भगवान ने। ये लॉजिकल ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन पशु प्राणियों में नहीं है। इसमें सोचने की क्षमता, मनन करने की क्षमता, भाषा समझने की क्षमता, सब लेफ्ट ब्रेन में है। पर इसकी क्षमता लिमिटेड है। साइंस लेफ्ट ब्रेन को कहती है इट इज ए क्लोज्ड वन विद लिमिटेड कैपेसिटी, और राइट को कहती है इट इज एन ओपन वन विथ अनलिमिटेड कैपेसिटी। दोनों में अंतर क्या है? आप मान लीजिए मोबाइल है, इस मोबाइल की एक कैपेसिटी है 32 GB होगी मान लीजिए। ये 32 GB से ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता। और दूसरा, इसमें जितनी फाइलें आपने डाल रखी है, जितनी फ़ोटो डाल रखी है, उतना ही बता पाता है, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, ये इसकी तरह लिमिटेड पावर वाला है। आपने जितना पढ़ा है, सुना है, देखा है, अनुभव किए हैं, वो सब लेफ्ट ब्रेन में स्टोर्ड है। उसी के आधार पे निर्णय लेगा, उसी के आधार पे बोलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकता ये। तो ये लिमिटेड हो गया। अब इसी मोबाइल में आप अनलिमिटेड पावर चाहते हैं, अनलिमिटेड जानकारी चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। नेट का कनेक्शन लेते ही ये मोबाइल क्या हो गया? अनलिमिटेड पावर आ गया। इसमें कितनी भी जानकारियाँ लेनी है सब ले सकते हैं आप। आपने ना पढ़ी है, ना सुनी है, ना देखी है, ना इसमें पहले स्टोर की है, फिर भी दे रहा है ये। क्यों? कि जो अमेरिका में एक सर्वर है जिसमें सारी जानकारियाँ डाली हुई है, ये उससे कनेक्ट करके ले आता है कोई भी जानकारी। तो इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड हो गई।
बिल्कुल यही सिस्टम हमारे अंदर है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो मोबाइल की तरह है, और राइट ब्रेन सज्जनों भीतर का स्पेशल इंटरनेट है। मेरा तो ये भी मानना है कि जिस साइंटिस्ट ने इंटरनेट का आविष्कार किया उसने राइट ब्रेन की नकल की है और कुछ नहीं किया है। अब आप सोचो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं हो मोबाइल में, क्या मज़ा आएगा? जब इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ तब तक तो जिसके हाथ में मोबाइल होता था कहता था मेरे पास मोबाइल है, बहुत बड़ा मानता था। पर आजकल मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं, आप कहोगे यार बेकार है, नेट ही नहीं है। कितना इम्पोर्टेंट, कितना ज़रूरी नेट है हमारे लिए, हमारी समझ में आ गया। सज्जनों, बाहर का नेट इतना इम्पोर्टेंट है तो अंदर का नेट नहीं होगा? कभी आपने सोचा कि हमारे अंदर वाले नेट को कैसे चालू करें, राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करें? साइंस को एक छोटा सा फॉर्मूला मिला है। वो कहते चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा। कि ये डायगोनल सिस्टम है, बाएं हाथ से लिखने से राइट ब्रेन 0.5 to 1% एक्टिव होता है, और राइट हैंड से लिखने से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो कहते हैं भैया जो राइटी है वो लोग लेफ्ट हैंड से इसे क्या कहते हैं, दाबू हाथ से रोज़ 2, 4, 5 पेज लिखे तो उससे राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, क्योंकि ऐसे है, डायगोनल है। राइट हैंड से लिखने से लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। तो कई कॉलेजों में, स्कूलों में हेडमास्टर लोग क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम लेफ्ट हैंड से लिखो जिससे तुम्हारा राइट ब्रेन एक्टिव होगा। पर सच में उससे 0.5 से 1% होगा, उतने से काम नहीं चलेगा। जितना हमारा लेफ्ट एक्टिव है उतना ही हमारा राइट एक्टिव होना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? साइंस के पास इसका फॉर्मूला नहीं है, पर स्पिरिचुअल साइंस में इसका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हम तीसरे दिन डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं केवल आज आपको ब्रेन की कैपेसिटी के बारे में बता रहा हूँ। इस ब्रेन में जो 1600 करोड़ जो हमारा मेन ब्रेन कॉर्टेक्स है, और क्या सिस्टम बना रखा है, ये दोनों के बीच में एक तीसरा हिस्सा है जिसको अंग्रेजी में कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। उसके अंदर 20 करोड़ कोशिकाएं हैं, और मैंने आपको पहले बताया था एक कोशिका में लाखों कनेक्शन करने की क्षमता है। तो एक्चुअली सिस्टम क्या बनाया था कि दोनों ब्रेन मिल करके काम करेंगे, और कॉर्पस कैलोसम के शरीर थ्रू ये शरीर चलेगा। और सज्जनों, हमने सारी सिस्टम बिगाड़ के रख दी है। लेबर को हम सुपरवाइजर बना दें तो क्या अच्छा काम होगा फैक्ट्री में? ये जो लेफ्ट ब्रेन है ये वर्किंग ब्रेन है, और राइट ब्रेन सुपरवाइजिंग ब्रेन है। पर हमने जीवन में लेफ्ट ब्रेन को ही सुपरवाइजिंग ब्रेन बना रखा है। ये जो कहता है वही करते हैं हम, जबकि इसको ऑर्डर लेने चाहिए थे राइट ब्रेन से और काम करना चाहिए था लेफ्ट ब्रेन में। पर चूंकि इसके न्यूरॉन्स एक्टिव है, राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं है, तो यही सब कुछ कर रहा है। जिसके आप मान लीजिए 2 मोबाइल आपके पास है और आप एक ही में चार्जर लगाओगे हमेशा, तो एक ही तो चार्ज होगा, दूसरा नहीं होगा। हमने मन को हमेशा लेफ्ट ब्रेन में रखा है तो लेफ्ट ब्रेन चार्ज हो रहा है। आप दिन भर अपने मस्तिष्क को ज़रा सा स्टडी करो, आपका मन कहाँ रहता है? मन एक्टिवेटिंग मीडियम है। कुछ सोचते रहते हो आप, कुछ प्लानिंग करते रहते हो, कुछ बोलते रहते हो, कुछ देखते रहते हो, ये सब लेफ्ट ब्रेन का गुण है। दिन भर हमारा मन लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, तो सज्जनों राइट ब्रेन कैसे एक्टिव होगा? तो सज्जनों दोनों ब्रेन मिलकर काम करेंगे तब हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बनेगा। और इसके लिए जितना हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है उतने को राइट को एक्टिव करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे। समय पूरा हो रहा है। आज मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये साइंस की बात, साइंस का रहस्य अध्यात्म के द्वारा पूरा होगा। जो हमारा मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा है, जमनी हिस्सा है, जिसको हम राइट ब्रेन कहते हैं, वो राइट ब्रेन को एक्टिव जब तक आप नहीं करेंगे आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। एक पाँव पे चलने वाला कभी एंजॉय नहीं करेगा।
हमारी स्थिति उसी भिखारी जैसी रहेगी कि जीवन में हम जीवन बिता रहे, इंजॉय नहीं कर रहे। सज्जनों, इंजॉय करने का फॉर्मूला है, पूरे जीवन आप मस्ती से जीवन बिता सकते हैं। वो फॉर्मूला है जिसको इसमें ब्रेन को और माइंड दोनों को समझना पड़ेगा। माइंड की चर्चा हम कल करेंगे और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, स्टीयरिंग और ड्राइवर कैसे मिल के काम करते हैं, यह फाइनल चर्चा हम तीसरे दिन करेंगे। तो आपसे कल भी आपका स्वागत है। कल भी 9:15 से ये कार्यक्रम होगा, 10 बजे तक चलेगा। आपके कुछ प्रश्न भी हों तो आप दे सकते हैं, प्रयास करेंगे हम उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।